everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to understand the topics of classical mechanics, theory of relativity, and these topics are introduction of classical mechanics and mechanics of a particle. So let's begin with introduction of classical mechanics. Classical mechanics के अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन को. ठीक है, अब देखो अगर हम मोशन को स्टडी करते हैं तो इसका नाम मैकेनिक्स होना चाहिए. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों है इसका नाम. ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों है, क्योंकि इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिक्स. जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है ये सबसे ओल्डेस्ट और फंडामेंटल ब्रांच है फिजिक्स की. जैसे आप लोग सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, अगर आप कोई हर एक स्टूडेंट की ना अपनी एक अलग ये होता है कि इंटरेस्ट होता है. कोई स्टूडेंट जो है अगर ओल्ड सॉन्ग सुनता है तो आप देखते हो कि उसके ऊपर लिखा होता है क्लासिकल सॉन्ग्स. तो इसी वजह से जैसे ये पुरानी है, मतलब क्लासिकल का एक मतलब हम क्या ले सकते हैं, ओल्ड. ठीक है, तो ये पुरानी है तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, क्लासिकल मैकेनिक्स. मतलब 1900 से पहले की जो मैकेनिक्स है उसको नाम दिया गया क्लासिकल मैकेनिक्स. उसके बाद जो हम अब पढ़ रहे हैं मॉडर्न मैकेनिक्स, उसको नाम दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स. तो ये हमारे पास हो गया कि हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों कहते हैं. अब बात आती है कि मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में. ठीक है, और मोशन में क्या स्टडी करते हैं हम, मोशन के डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं. ठीक है, मोशन का डिस्क्रिप्शन का मतलब कि जो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो किस टाइम पर कहाँ होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन. एक्सप्लेनेशन की वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रही है वो कैसे मूव कर रही है. ठीक है, और मूव करने के बाद वो कैसे रुक गई, मतलब इन सब के बारे में स्टडी करना. इसमें हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, मोशन ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ. किसके बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में, पार्टिकल के बारे में. पार्टिकल लाइक जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ये पार्टिकल हो गया. ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास कोई लेक्चर स्टैंड है वो ऑब्जेक्ट हो गया. वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रिजिड भी हो सकती हैं. ठीक है, और रिजिड जैसे ये मार्कर है ये रिजिड है. ठीक है, दूसरा क्या हो सकती है, डिफॉर्मेबल भी हो सकती है जैसे लाइक अ रबर. इलास्टिक भी हो सकती है लाइक अ स्प्रिंग. ठीक है, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम डील करते हैं विद द मोशन. और मोशन के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कौन सी हो सकती हैं हमारे पास, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स रिजिड हो सकती हैं, डिफॉर्मेबल लाइक रबर हो सकती है, और इलास्टिक लाइक स्प्रिंग हो सकता है. ठीक है, तो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं और कैसे स्टडी करेंगे. क्लियर. उसके बाद आता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फील्ड है बहुत वाइड. ठीक है, मतलब हम इसके अंदर डस्ट पार्टिकल से लेकर और यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो उन सभी को क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है. क्योंकि अगर हम डस्ट पार्टिकल की बात करें तो जैसे हवा चल रही है तेज, कोई पत्ता गिरा है तो वो किसको ओबे कर रहा है, क्लासिकल के अंदर न्यूटन्स लॉ को. ठीक है, ग्रेविटेशनल जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो मतलब इसके अंदर एप्लीकेबल होंगी. तो इसका जो फील्ड है वो बहुत वाइड है. डस्ट पार्टिकल से लेके अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि उन सभी को एक्सप्लेन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स कर सकता है. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल. नेक्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल. मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल, मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल जो है ये आपका फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग. हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं. पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे हम इसके अंदर. हमने मान लो एक पार्टिकल कंसीडर किया जो किस पर है, पॉइंट पी पर. इस पार्टिकल मास क्या है, एम. ठीक है, और पॉइंट पी पर जब है तो हमने टाइम ले लिया एट टाइम टी. पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया और पार्टिकल इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल करके किस पर आ गया, पॉइंट क्यू पर. यहाँ पर टाइम टी था और यहाँ पर मैंने टाइम क्या ले लिया, टी प्लस डेल्टा टी.
ठीक है, मान लो पॉइंट P पर जो पार्टिकल था वो कितने बजे था, 9 बजे था, और जब पॉइंट Q पर पार्टिकल पहुंचा तो 9:10 हुए थे। ठीक है, 9:10 पर, मिनट नहीं, 9:10 पर पार्टिकल पॉइंट Q पर था। अगर मैं इस पार्टिकल का ओरिजिन से मिला दूं तो ये मेरे पास जो आएगा ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, ये R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट P। ठीक, और अगर मैं इस Q पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ ओरिजिन से, तो यहाँ इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या ले लिया मैंने, R प्लस डेल्टा R। R प्लस डेल्टा R क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का एट पॉइंट Q। अब पार्टिकल ने डिस्टेंस मूव किया है तो पार्टिकल इस रास्ते से आया। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल था, तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना मूव किया, P से Q। अब पार्टिकल ने जो डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है, वो मैंने कैसे, इस एरो से दिखाया है। ठीक है, ऐसे मूव किया ना, P से Q आया है, वो मैं पार्टिकल का पाथ देखना चाह रही हूँ तो वो क्या है, P से Q ऐसे इस रास्ते से आया, तो ये मैंने एरो यहाँ लगा दिया। ठीक है, और जो हमारे पास P से Q पार्टिकल आया है वो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, dr, और ये यहाँ पर dr यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये dr यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पार्टिकल पॉइंट P से Q पर पहुंचा है। ठीक है, तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको मैंने यहाँ से दिखा दिया, और वो मैंने क्या लिखा है, dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी लिखूँ तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, ठीक है, करली r बाई करली t, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dr बाई dt। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर मैं एक पॉइंट के लिए इसको भूल जाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो मेरे पास आएगा ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर जितना चेंज आया उसको हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी लिख रहे हैं। ठीक, अब जो यहाँ पर डेल्टा t है, अप्रोचेस टू 0, इसका क्या मतलब है, देखो मैंने कहा कि पार्टिकल 9 बजे यहाँ पर था, 9:10 पर पार्टिकल किस पर था, Q पॉइंट पर था। तो जो डेल्टा t है ये क्या है, डेल्टा t जितना चाहे आप स्मॉल कर सकते हो, लेकिन 0 को अप्रोच नहीं करेगा। डेल्टा t 0 नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जितना चाहे आप छोटा ले सकते हो। ठीक है, कितना छोटा हो सकता है ये, अगर यहाँ तक बोला ना मैंने, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 9:05 पे देखना है पार्टिकल कहाँ है, ठीक है, तो ये आएगा। अगर मैं कहूँगी नहीं ना, मुझे 9:04 पे देखना है, तो पार्टिकल यहाँ 9 बज के, ये पाथ ट्रेवल किया ना इसने यहाँ, ठीक है, 9 बज के, अगर मुझे 4 सेकंड पर देखना है, यहाँ 9:01 पे देखना है, तो पार्टिकल क्या होगा, यहाँ। ठीक है, तो ये डेल्टा t जो है जितना चाहे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होगा। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि 9:01 पर जब पार्टिकल है वो कहाँ होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, देखो ऐसे होगी, है ना, यहाँ पे होगा ना पार्टिकल, और जब यहाँ होगा तो ऐसे। ठीक है, यहाँ होगा तो ऐसे, मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, टेंजेंट टू द पाथ। डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट टू द पाथ होगी। और v मैंने यहाँ पर क्या लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 है dr बाई dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली dr बाई dt, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dr बाई dt। जब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी के साथ साथ एक और टर्म लिखी जाती है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास जो है ये आपको पता है, हम क्या लेकर चलते हैं, कांस्टेंट। ये मास कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जब मास कांस्टेंट नहीं होगा तब स्पेशली मेंशन किया जाता है कि मास इज नॉट कांस्टेंट, और वो कहाँ आएगा, वो आगे जैसे जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स करेंगे आगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम मास क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। v क्या है, वेलोसिटी है, p क्या है, मोमेंटम है।
ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू dp/dt, वेयर F क्या है? F नेट फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स नहीं नेट फोर्स है, ठीक है, जो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। और dp/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितनी तेजी से आपका मोमेंटम जो है वो चेंज होगा, वो हमें इससे पता चलता है, ठीक है। और अगर हम इसको वैसे सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ पी डॉट का मतलब क्या है? dp/dt, ठीक है। ये न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है, और जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हो। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? dp/dt। dp/dt की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या आ जाएगा? mv, m कांस्टेंट है, m बाहर ले लो, ये क्या आ गया? dv/dt, और ऊपर हमने v की वैल्यू क्या लिखी है? dr/dt, तो m क्या आ जाएगा? d/dt ऑफ v की जगह क्या आ गया? dr/dt। तो यहाँ से मेरे पास ये f के इक्वल आ रही थी ना सारी चीज, तो f क्या आ गया? f इज इक्वल टू m d² r/dt स्क्वायर। और ये जो है ये मेरे पास क्या है? बेसिकली dv/dt को आप क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं ना dv/dt। ये तो हमारे पास जो फॉर्म हम देखते आ रहे हैं, F इज इक्वल टू m है, जिसको आप न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हो, तो वो है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? m d² r/dt स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होगी ना, तो हमें इसको दो इनिशियल कंडीशंस देनी होगी, तभी ये इक्वेशन सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि जो हमारे पास F इज इक्वल टू m d² r/dt स्क्वायर है, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ है, या न्यूटन्स ये कह लो कि सेकेंड लॉ है। F मेरे पास क्या है? F इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? mr/, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से देखो, जो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। जहाँ पर ये एप्लीकेबल होगी उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और जहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगी उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये रूम है, ये रूम को मैं क्या बोल रही हूँ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रूम क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इस रूम में मान लो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई सपोज कोई चौक ही है, मैंने चौक को क्या किया? ऊपर फेंका, ठीक है। और क्या करेगा? कुछ टाइम के बाद वो नीचे आएगा। तो जब ये चौक ऊपर गया और जिस टाइम पे वो नीचे आया, अगर वो हमारे पास इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से वो सेम रिजल्ट दे रहा है जो हमारे पास चीज़ आनी चाहिए थी, कि किस वेलोसिटी से वो गया और किस वेलोसिटी से वो नीचे आया, या मोमेंटम उसका कैसे चेंज हुआ, अगर तो वो इसके अकॉर्डिंग हमें सही रिजल्ट दे रहा है तो क्या है? वो एप्लीकेबल है। मतलब तो हमारे पास वो रूम क्या हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और मान लो अगर वो हमें सेम रिजल्ट नहीं दे रहा, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर गया है और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इतनी वेलोसिटी से हमारे पास नीचे आना चाहिए या मोमेंटम चेंज होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक और नाम भी दिया जाता है, और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बोला कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो आपका ये सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एप्लीकेबल होगी, अगर एप्लीकेबल होगी तो उसको आप क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और
जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन थ्योरम फॉर अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल. थैंक यू.